हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो है आपके जो चैप्टर नंबर 8 तक जो है कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर नंबर 8 का केवल एक ही वीडियो था और जो दूसरा वीडियो जो बहुत ही छोटा सा था, मैं सोचा था शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि वो कुछ थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के इससे थोड़ा लंबा बन गया, लगभग 2 मिनट का। तो फिर वो उसे मैंने कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो कन्वर्ट नहीं कर पाया हूं, तो इसी वजह से मैं आपसे उस वीडियो को तो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे आप। वीडियो है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार निकालेंगे और अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होती है, वो चीज के बारे में बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन की। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन की, और जो है ये पहला पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन है, तो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे, यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे कोई वो एक टॉपिक नहीं है जिस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा था। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो है हाइड्रोजन, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन से ही जो है पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग होती। जब भी आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो जो पहला तत्व देखने को मिलेगा, आप पीरियोडिक टेबल को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आइए पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले रिवाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से कुछ जो है एक कॉलम जैसे में दिखाई देंगे, और ऐसी कॉलम पहली जो है तो सबसे बड़ी दिखेगी आपको, क्या कॉलम। उसके बाद फिर सेकेंड कॉलम थोड़ी सी छोटी है, उतनी ही बड़ी थर्ड कॉलम की जो है कुछ ज्यादा छोटी है यहाँ से, ऐसी है आपकी थर्ड कॉलम। ऐसी जो है 10 कॉलम है आपके, उसमें ऐसे 10 कॉलम होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम ये हो गए। इसके बाद जैसे ही आपने इन 10 कॉलम को इस तरीके से, चलिए आपके लिए मैं यहाँ पे कॉलम ही बन जाए टोटल पूरे पूरे, ऐसी कोशिश करता हूँ, ये रहे। और उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, ये रहे आपका टोटल 13वें नंबर का कॉलम, ये 14वें नंबर का कॉलम, यहाँ से 15वें नंबर का कॉलम, 16वें नंबर का, 17वें नंबर का, यहाँ 18वें नंबर का कॉलम। चलिए इसे यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिए और इसको हमने इसको छोटा कर दिए यहाँ पर, ये इस तरीके से आपने इसे बना दिया। और चलिए हमने इस तरीके से आपकी ये पीरियोडिक टेबल जो है, कॉलम पीरियोडिक टेबल के टोटल 18 कॉलम बन चुके कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम बन गए। तो आप बोलेंगे सर अपन जो है ना 13वां कॉलम वहां पर तो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 13वां कॉलम कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से तो 13 14 15 16 17 18 हो गए। तो इसके बाद जो है आप इस तरीके से जो है आप फिर इस तरीके से रो बनाना चालू करेंगे, जिसमें कि सेकेंड रो इस तरीके से बन जाएगी, यहां तक आएगी सेकेंड रो। थर्ड हेलिना की इस तरीके से कॉलम, इस तरीके से जो है कॉलम बनना चालू हो जाते हैं आपके। कॉलम भी कुछ इस तरीके से बनना चालू हो जाते हैं। ऐसे टोटल कितने कॉलम होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां कॉलम, ये 5वें कॉलम को कंप्लीट कर देते हैं। और ये 6वां कॉलम, यहाँ मैं तत्व लिख करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किस तरीके की होती है आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो क्या कहना चाहिए, आपका चैप्टर था आवर्त सारणी, तो उस चैप्टर को तो मैंने क्वेश्चन आंसर के बेस पे निकाल दिया, लेकिन किस तरीके से आवर्त सारणी दिखती है आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये रही आपकी आवर्त सारणी।
जिसमें सबसे पहला तत्व, फिर यहीं पर से जो है थोड़ा सा मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ और फिर यहाँ पर भी ये मिल जाएगा। इस तरीके से ये मिलते हैं, जिसमें यहाँ हाइड्रोजन होता है। सेकेंड में जो है शुरुआत के जो है 10-15 तत्व बता देते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, फिर यहाँ लिथियम, फिर बेरियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा आपका 5, 6 में आता है कार्बन, 7 आपका जो है नाइट्रोजन का है, 8वां ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन, यहाँ पर पे हीलियम, नियॉन। इसके बाद आएगा यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद यहाँ सल्फर, क्लोरीन और यहाँ आर्गन। इस तरीके से जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा बताता हूँ तो और उसके बाद कुछ यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी लाइन दिखेगी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ बताइए आप, आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद कि आप बता क्यों रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये बताने के पीछे का रीजन, ये वाले जो 14 कॉलम बना देता हूं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर इसको कर दिया मालूम मैंने 14। इस तरीके से मैंने 14 कॉलम बना दिए। और यहाँ पर भी तत्व होते हैं। तो जो ये वाला जो ग्रुप है ये कहलाता है आपका एस ब्लॉक, ये कहलाता है आपका एस ब्लॉक। डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है। अब ब्लॉक क्या होते हैं ये सभी चीजें तो आपको अभी ही बता देता हूं। और ये होता है एफ ब्लॉक। यदि से आपने मेरा जो तीसरा चैप्टर है उसे भी अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखे हैं तो भी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा कि जैसे ये इतना सब बताऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा ये हीलियम के लिए एक क्वेश्चन बनेगा, तो उसे भी बता दूंगा। तो हम आते हैं अब यहाँ पर एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है। पी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। यहाँ एफ क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एफ में जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हीलियम, हीलियम का आप जैसे ही बनाना चाहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2 1s2, ये तो एस में ही आया और सर आपने लिख दिया काय में पी में, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई सर, बड़ी दिक्कत आ गई। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो है आपका हीलियम एस ब्लॉक का ही तत्व है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों लिखे, एस ब्लॉक का है तो यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ क्यों लिखे। लेकिन ये जो है एक अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है, इस वजह से इसे अक्रिय गैसों के 18वें समूह में रखा गया है, सिर्फ अक्रिय गैस होने के कारण, यदि एस ब्लॉक का तत्व है, बस इतना ही कारण है। तो ये तो रही आपकी जो है आवर्त सारणी। तो आप यहाँ पर एक चीज जो मेन चीज देख रहे हैं कि सबसे पहला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है सबसे पहला तत्व, जी हाँ, तो हाइड्रोजन है पहला तत्व। तो यहाँ इसी से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्या, पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट हो जाती है, पीरियोडिक टेबल। अब यहीं पर से आप अगला चैप्टर कौन सा है आपका, अगला चैप्टर है आपका, अब हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं कुछ आपके जो चैप्टर्स, अगले चैप्टर्स किनके नाम पढ़ लेते हैं। अगला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, आपके लिए हिंदी में बोल दूंगा, एस ब्लॉक के तत्व। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पर पी ब्लॉक पूरे तरीके से नहीं है, टोटल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें है। अब यहाँ पर एक से बता दूं आपको, पीरियोडिक टेबल की ही थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो और जितने भी है सबको हम जो है ना ग्रुप वाइज जो है करते हैं। तो ग्रुप
ग्रुप 1 और 2 में जो है आपको एस और एस ब्लॉक के तत्व मिलेंगे, जिसमें से जो ग्रुप 1 का तत्व है उनको कहते हैं आप क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कहते हैं ग्रुप 1 जो है। अभी इसी में ना लिखा करके मैं जो सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो ग्रुप 1, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो ग्रुप 13 से लेकर के आपके 18 तक, ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक सिर्फ हीलियम यहाँ पे अपवाद आ जाता है। अब हीलियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, बाकी सब जो है 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी वो हैं, 13 से 18, 13 और 18 नहीं, 13 से 18 तक के वो हो जाएंगे आपके पी ब्लॉक के तत्व। फिर डी ब्लॉक आपका हो जाता है 3 से 12 तक। और फिर एफ ब्लॉक कहेंगे कहाँ, तो एफ ब्लॉक जो है यहाँ पर पे आपको बता दूं, इनकी एक अलग से ही होती है, जहां लेंथेनम सीरीज और एक्टिनम सीरीज, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये कहलाती है आपकी क्या, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये रही बातें। अब ये कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जब एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तब जाकर के बता दूंगा। मैं आपको अभी हाइड्रोजन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है आपने देखा कि अगले जो चैप्टर, पहले 9वां चैप्टर आपका क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट। फिर जो आपका 9वां हाइड्रोजन, 10वां आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट, 11वां 11th के जो 11वां चैप्टर है वो है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट। लेकिन वहां पर सिर्फ 13वां और 14वां ग्रुप ही पढ़ाया गया है, मतलब कि आपका आपके बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, इन्हीं दो को बारे में बताया गया है। ये होगा आपका। तो यहाँ पर पैसे बोरॉन और ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बताया गया है बस। उसके बाद जब आप 12वीं में पहुंचेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां से स्टार्टिंग होती है, तो वहीं पर पे जो स्टार्टिंग का जो मटेरियल है 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही पी ब्लॉक से होती है। लेकिन वहां पर पे जो है आपको पहले 2 चैप्टर जो है आपके, पहला चैप्टर में 15 और 16 है, उसके बाद पी ब्लॉक 2 करके जो है आपका शायद 7th चैप्टर आपके 12th में, तो वो जो है आपका 17 और 18 है। इसके बाद जो है आपकी बारी आएगी 12th में ही आप जो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व इनको एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एक साथ पढ़ लेंगे, और शायद थोड़ा बहुत रह जाए तो उससे आगे आएगा भी नहीं शायद, या फिर मेरे को लगता है सिर्फ 3rd सीरीज एंड 4th सीरीज के बारे में जानकारी है 12th में। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो पूरे तरीके से अच्छे से आपको 2nd ईयर केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे। 2nd ईयर केमिस्ट्री अगर से आपकी मेजर होती है तो वहां पढ़ने को मिलेगा, मेजर होने पर पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये रही आपकी बात, पूरे जो क्यों यहाँ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन से किस चीज की स्टार्ट होती है, ये सब हमने इस जो है स्लाइड में जानकारी ले ली है। जैसे यहाँ हम बात करेंगे कि काय की खोज की, हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन की खोज किसने की, कब की और कैसे की। कब, किसने और कैसे, कब देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि सन में बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, 1766 है। तो हाइड्रोजन की खोज हमारे हेनरी कैवेंडिश सर हैं, हेनरी कैवेंडिश सर हैं। वो जो है अपने जो है सिंपल प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, प्रैक्टिकल करते करते ऐसे दिमाग लगाया जैसे कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, उनसे पहले जो है लगाया दिमाग हर किसी ने वो किया, लेकिन जब मुख्य रूप से उस पर ध्यान जो गया हमारे हेनरी कैवेंडिश सर हैं, तो उनने एक अम्ल लिया, अम्ल को किसी बीकर में डाला, इस तरीके से बीकर रहा होगा, बीकर में उन्होंने अम्ल डाला और अम्ल में उन्होंने कोई एक धातु डाल दी, मान लीजिए हमने क्या मान लीजिए सोडियम धातु डाल दी, मान लीजिए सोडियम धातु डाल दी उन्होंने। अब सोडियम धातु डाली और मान लीजिए अम्ल जो है आपका HCl है, अम्ल जो है HCl है।
तो क्या हुआ, अम्ल से जो है आपको इस धातु अम्ल से क्रिया करके अभी आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन निकलती है, आपको अभी पता है, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों को पता नहीं था। तो उन्होंने देखा कि एक स्पेशल प्रकार की गैस निकल रही है जो कि एक तेज बुदबुदाहट के साथ एक विस्फोट, अगर थोड़ी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन डाले तो एक विस्फोट पैदा कर रही है, विस्फोट पैदा कर रही है। तो उन्होंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया और एक जो इसे जो है विस्फोटक गैस के रूप में नाम दिया, विस्फोटक गैस। और नाम क्या दिया उन्होंने, इसे ज्वलनशील गैस, विस्फोटक नहीं ज्वलनशील गैस। उन्होंने नाम क्या दिया, ज्वलनशील गैस नाम दिया, ज्वलनशील गैस, ज्वलनशील गैस का नाम दे दिया। कब, 1766 में, सन 1766 में ये सारी घटनाएं हो रही थी। सोचिए सन 1766, वैज्ञानिक कब के खोज करके चले गए और हम जो है उनकी खोजों का आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो तो खत्म हो जाते लेकिन उनका नाम खत्म नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन, तो यहां से उन्होंने तेज विस्फोटक ज्वलनशील गैस निकलती हुई देखे। फिर उसके बाद एंटोनी लेवोजी सर भी जो है इन प्रैक्टिकलों को दोहराते गए और उन्होंने फिर बाद में जाकर के हाइड्रोजन की खोज यहां से हम बता सकते हैं कि किसने की, तो केवेंडिश ने। केवेंडिश पूरा नाम लिखना चाहेंगे हम, वैज्ञानिक, कौन नाम क्या है वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक कोष्टक में रसायनज्ञ, रसायनज्ञ, रसायनज्ञ हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में कैसे की, तो फिर यहां पर लिख देता हूं मैं, अम्ल की धातु से क्रिया कराकर प्राप्त किया। और फिर इसके बाद जब आगे चल करके जब हमारे रसायन के फादर ऑफ केमिस्ट्री सर एंटोनी लेवोजिए ने इसी को जो है प्रैक्टिकल को दोहराया, तो उन्होंने देखा और उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं ज्यादा इसी प्रैक्टिकल को सेम देखा और उन्होंने कहा कि ये जो ज्वलनशील गैस निकल रही है इसे जो है उन्होंने नाम क्या दे दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाम दे दिया। इसका जो हाइड्रोजन नाम देने का सन नहीं दिया है पुस्तक में, आपके पुस्तक में, तो नामकरण किसने किया इसका, सर एंटोनी लेवोजिए, एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने नाम दिया। तो ये रही उनकी हाइड्रोजन की खोज के संबंधित कुछ जानकारियां। तो अब इसके स्थान पर एक जो है प्रश्न चिन्ह है। अब इसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह क्यों है, इसके ऊपर विस्तार से हम बातें करेंगे, लेकिन जो है थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि इसे जो है हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आवारा तत्व। आवारा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्थान कोई एक निश्चित स्थान वैसे रख तो दिया गया है ग्रुप 1 में, लेकिन ये जो है ग्रुप 17 से भी कुछ गुणों में मेल खाता है, जिस वजह से अभी भी कई वैज्ञानिक इसे ग्रुप 17 में रखने की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार हम हीलियम को ग्रुप 18 में रखते हैं। जिस प्रकार हम हीलियम को ग्रुप 18 में रखते हैं, वैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को आप ग्रुप 17 में रख सकते हैं। लेकिन जो है आपका हीलियम पूर्णतः ही ग्रुप 18 की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, इस वजह से वह ग्रुप 18 में रह रहा है, जबकि आपका जो हाइड्रोजन है वो ना तो पूर्णतः ग्रुप 1 की तरह और ना ही ग्रुप 17 यानी हैलोजन ग्रुप की तरह, ना ही क्षार धातुओं की तरह व्यवहार दिखाता है। कुछ केसेस में जबकि आपकी जब अभिक्रिया जैसे हैलोजन से करेगा या फिर किसी आपके कहना चाहिए
धातुओं से करेगा, या फिर ऐसे जहां पर जो है H या फिर आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से एडिशन हो गया इनका, तो ये H+ के रूप में जुड़ेगा। जबकि अगर से मान लीजिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जैसे धातुओं से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्राइड के रूप में अपनी अभिक्रिया शो करता है। इस वजह से इसकी स्थान निश्चित नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, जब इसका स्थान निश्चित नहीं है तो इसके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। स्थान निश्चित नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। तो अब उन्हीं कारणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप नोट करके लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। अब हम बात करेंगे चार धातुओं के साथ जैसे हाइड्रोजन का व्यवहार। तो कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने जो है इसके किस प्रकार और कहाँ ये ऐसे गुण दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में धनायन बनाता है, किस प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था, धन विद्युती, उसके बाद हैलाइडों का साथ विद्युत अपघटन, धातुओं के प्रति बंधुता और अपचायक गुण, ये जो है इसके कुछ गुणधर्म है जो कि क्षार धातुओं की तरह होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार, देखिए आप जैसे कि लिथियम का निकालना चाहेंगे तो लिथियम के जो परमाणु क्रमांक है वो 3 होता है, मतलब 1s2 2s1। उसके बाद सोडियम, तो सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब यहां आप देख रहे हैं कि अंतिम कोष में s ऑर्बिटल जो आपका s उपकोष है, s उपकोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसी प्रकार जो है आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 मतलब 1s1, मतलब इसका जो पहला कोष ही अंतिम कोष है, तो यहाँ पे उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस वजह से जो है ये आपका क्या कहला जाएगा, आपका ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्षार धातुओं की तरह अपना गुण शो करता है। अब जो है आपको नॉर्मली जो है इसके समस्थानिक में कुछ इसका गुणधर्म बताऊंगा, वो भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखें। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो आपका लिखा हुआ है कि धनायन बनाना, तो आप खुद बताइए, इसमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है 1s1, ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से त्याग देता है। इस जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे आसानी से त्याग देगा और आसानी से H+ बना देगा, H+ बना लेगा। इस वजह से ये धनायन बहुत ही आसानी से बना लेता है, और धनायन आसानी से बना लेता है, इसी वजह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मोस्टली +1 देखी जाती है। जिस प्रकार आपके सोडियम भी आसानी से जो है वो अंतिम कोष में जो है आपका NS1 होता है। इस वजह से सोडियम हो या फिर जो भी आपके क्षार धातु होते हैं उनको हम जो है M से डिनोट करेंगे। अब तो M जो है NS1 होते हैं, इस वजह से जो है आप आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और जो है ये M+ में परिवर्तित हो जाएंगे, और M+ में परिवर्तित हो गए तो ये आसानी से धनायन, जिस प्रकार धनायन जो है क्षार धातु बनाती है उसी प्रकार हाइड्रोजन आसानी से धनायन बना लेता है। उसी प्रकार जो है जिस प्रकार इसी वजह से इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्षार धातुओं की +1 होती है, और जो है हाइड्रोजन की भी +1 आसानी से दर्शा देता है। इस वजह से भी ये जो है आपका क्या कहला जाएगा, आपका क्षार धातु की तरह ये अपना व्यवहार दर्शाता है। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो है जैसे कुछ धातुएं जो है अधिकतर तत्व होते हैं, अधिकतर छोड़िए, हर तत्व के साथ जो है धन विद्युती तरीके से जुड़ती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अधिकतर तत्वों के साथ धन विद्युती एलिमेंट की तरह, धनायन की तरह जुड़ता है। इस वजह से ये भी धन विद्युती गुणधर्म क्षार धातु की तरह दर्शाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं M2CO3, तो यहाँ पर M जो है एक क्षार धातु है मान लीजिए, तो क्षार धातु है तो यहाँ M जो है 2 जो है 2 M है, तो दोनों M जो है M+ के रूप में जोड़ रहे हैं। और CO3 का तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो किस प्रकार होता है ये भी हम बता देंगे आपको आगे चल करके, या फिर अभी बता देते हैं चलिए। तो ये 2- क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड में तो 0 होती है, यहाँ पर कोई तो वो नहीं होता, लेकिन यहीं पर ऑक्सीजन वो हो जाता है एडिशन। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से जो है ऑक्सीजन की एक एक्स्ट्रा जो
होती है, उसी वजह से जो है यहाँ पर 2 माइनस आ जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर के पीछे जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इस तरीके से समझाना प्रेफर करूंगा। तो फिर आते हैं अब हम उसी तरीके से जो है आपकी यहाँ पर H2O हुआ, तो H2O में जो है ऑक्सीजन 2H प्लस और O 2 माइनस में होता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्लस में दिखाई दे रहा है आपको। वैसे ही M2O मुख्यतः जो है M2O बनता है, तो यहाँ पर भी आप जो है ना 2M प्लस और O माइनस O2 माइनस देख सकते हैं आप, क्षार धातु में प्लस में बन रही है, उसी प्रकार ये भी धन विद्युतीय गुण दर्शा रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की, जो कि चौथा गुणधर्म था। मैंने चौथा नहीं चौथा था, अब पांचवा गुणधर्म, 4 गुणधर्म बता दिया। हैलाइडों के साथ जो है आप देखेंगे, हैलाइड जो है सोडियम क्लोराइड, जो ये क्लोराइड है ये एक हैलाइड है। अब हैलोजन परिवार जो है बता दिया हूं, तो क्लोराइड जो है आपके ये टूटेंगे, विद्युतीय अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। कुछ इसी तरीके से HCl, या फिर इसे आप जो है NaCl ना लिख करके इसे MCl लिखें, या फिर इन्हें भी जो है MX लिख दें। हेलोजन को आप X से दर्शाते हैं तो जो है M प्लस और X माइनस में टूट जाएंगे, M प्लस X माइनस में टूटेंगे। उसी प्रकार जो है HX भी जो है ना H प्लस और X माइनस में टूटता है। तो सेम ये जो है आपके क्षार धातुओं की तरह टूट रहा है। थोड़ा इसी के साथ जो है हम बात करेंगे, रिवाइंड करके से आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो रिवाइंड करके देख ले, या फिर जो है आप जैसे कई बार वीडियो को जो है आप 2x स्पीड से बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से 0.5x या फिर 0.25x के इससे आप जो है इस वीडियो को देख लें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर रिवाइंड कर करके देख ले तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर अब हम बात करेंगे जो है हाइड्रोजन अधातुओं के प्रति बंधुता। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार अधातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो अधातु जो है धातुओं की तरह, सॉरी धातु जो है जिस प्रकार अधातुओं से ज्यादातर बंधित होती है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी ज्यादातर अधातुओं से ही बंधित होता है। और अपचायक मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो जो हमने देख लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है आपका हाइड्रोजन, उसी वजह से अपचायक गुणधर्म दर्शाता है। ये बात रही क्षार धातुओं की तरह गुणधर्म दर्शाने का कारण। अब हम बात करते हैं हैलाइड की तरह क्यों गुणधर्म दर्शाता है। हम बात करेंगे हैलोजन की तरह इसका व्यवहार, हाइड्रोजन किसका, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सर आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ तो 1s1 होता है, तो 1s1 मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो s में जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार जो है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्लोरीन हो चाहे कोई भी हैलोजन, चलो हैलोजन ले लेते हैं, तो हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है अपना जो है अष्टक पूरा कर लेता है। ये अब इसका अष्टक पूरा हो चुका है। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन अपने अंतिम कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H माइनस में बदल करके अपना जो है अष्टक, यानी कि जो उसमें अंतिम कोष में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है अपने सब ऑर्बिटल को, यानी कि उपकोष को पूर्ण कर सकता है। उसी प्रकार अब जो है तो जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार आसानी से ग्रहण कर लेगा ये हैलोजन और अष्टक पूरा कर लेगा, तो ये तो पहली बात रही, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी वजह से ये ऋणायन बन जा रहा है। तो जिस प्रकार जो है आपके हैलोजन ऋणायन बनाते हैं, उसी प्रकार कई बार जो हाइड्रोजन भी ऋणायन बनाते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे मोस्टली जो है ये धनायन के रूप में ही दिखेगा आपको, लेकिन कभी कभी वैसे इन दोनों का रेशियो जो है आपका 65% धनायन है और 35% आपका, नहीं ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 60% ही कह दें, और ये 40% आपका ऋणायन है, 40% ऋणायन है। कुछ इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है मेरे हिसाब से। तो फिर भी इतना देखा गया है। फिर उसके बाद जो है आयरन विभव, तो आप कहेंगे आयरन विभव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो मैं आपको बता दूं ये जो है आयरन विभव, मैं बोलूं आपको कि हाइड्रोजन का जो है हैलोजन की तरह आयरन विभव बहुत ही हाई होता है, और
एक्चुअली में कई बार देखा गया है कि जो आपका क्लोरीन से भी जो है इसके जो आयनन विभव है क्लोरीन से भी हाई होता है, जो कि क्लोरीन का जो है आपका आयनन विभव जो है 50 होता है, सिर्फ 50 नहीं 1.5 वोल्ट होता है, जबकि आपके जो हाइड्रोजन का है वो तो 1.54 वोल्ट है। तो इस तरीके से जो है इनके जो है आयन विभव हाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है इनको इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और यहाँ तो देखा जा रहा है कि क्लोरीन से भी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है। ये कारण क्यों हो रहा है? आप पूछेंगे सर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है नाभिक के बहुत ही करीब में है, इस वजह से जो है बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है। नाभिक के करीब में, जिस वजह से उसका आकर्षण बल बहुत ही अधिक है, इस वजह से थोड़ा कठिनाई से निकल रहा है। जिस प्रकार आपका हैलोजन से इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है। फिर यहाँ एक शब्द आ गया परमाणुकता। जिस प्रकार जैसे आप देखेंगे H2 के रूप में, तो जैसे कि क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन वैसे तो Br2 के रूप में रहता है, आयोडीन I2 के रूप में होता है। इसी प्रकार जो है हाइड्रोजन भी आप देखते हैं H2 के रूप में होता है। इस वजह से जो है ये हैलोजन की तरह व्यवहार दर्शाता है। आध्यात्मिक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और ऋणायन बनाना, एक ही जैसी बात हो जाती है। तो आध्यात्मिक गुण समझ गए होंगे आप। क्या कह दूं, आप सामने से आप रहते थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन पूछते तो बिल्कुल बन जाता। अब यहाँ पर तो कुछ कारण है, हम मुझको स्पीड से पढ़ाने पड़ेगा। तो उसके बाद अधातुओं से क्रिया, तो धातुओं से क्रिया, तो जब भी आप जो है हाइड्रोजन की जो है आप जैसे आपने सोडियम से क्रिया कराई हाइड्रोजन की, सोडियम से वैसे डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने मान लीजिए कुछ इधर उधर से आपने जो है प्रयोग डाले और क्रिया कराई आपने, तो जो है यहाँ पर जो है 2NaH बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा और ये हाइड्राइड के रूप में बनेगा। और जो है ये क्या कहला जाएगा, यहाँ पर ये H- के रूप में जुड़ेगा। ये क्या में जुड़ेगा? H- में जुड़ेगा। मतलब ये जैसे आपके जो किस प्रकार इसे देख सकते हैं आप, तो जैसे सोडियम में आपने क्लोरीन मिलाया, दो इस तरीके से, तो यहाँ पर 2NaCl मतलब क्लोरीन भी यहाँ माइनस के रूप में जुड़ रहा है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी माइनस के रूप में जुड़ेगा। ये रहा। फिर उसके बाद जो है यहाँ एक शब्द आ रहा है आपका सहसंयोजी यौगिक का बनना। तो सहसंयोजी यौगिक का बनना किस प्रकार आप देखिए आप, तो कई जगह पर भी जैसे कि आप CCl4, CBr4 इस तरीके के यौगिक देखते हैं आप। ये सभी यौगिक जो है आपके सहसंयोजी यौगिक है। उसी प्रकार जो है आपका मीथेन या फिर ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन, तो ये कुछ यौगिक है हाइड्रोजन के जो कि जो है सहसंयोजी यौगिक होते सेम हैलोजन की तरह। इसी प्रकार जो है यहीं पर देखेंगे आप, जैसे कि आपने देखा कि मीथेन में की अभिक्रिया आपने किसी आपने हैलोजन से करा दी, तो यहाँ पर जो है एक यहाँ CH3X बन जाएगा, मतलब एक जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपके हैलोजन द्वारा। तो दोनों तरह यहाँ पर हो गया, तो विस्थापन हो गया। तो इसी वजह से ये यहाँ हमने लिखा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, मतलब हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन है। तो ये रही पूरी बातें कि हैलोजन की तरह कैसे ये व्यवहार दर्शाता है। तो ये बात हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक रहेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ यहीं पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक से पहले तो आपने देखा कि हैलोजन की तरह भी व्यवहार दर्शा रहा है और आपका क्षार धातुओं की तरह, इसी वजह से उसका जो है स्थान निश्चित नहीं है और उसी वजह से आपका जो है इसे अवारा तत्व कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे अवारा तत्व क्यों कह रहे हैं। तो ये तो रही बात। अब हम अगले टॉपिकों की बात करेंगे जिसमें है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है, उसके बाद आपके हाइड्रोजन के बनाने की विधियां हैं। ये दो चीजें आपके अगले वीडियो में होंगी और फिर उसके बाद हम जो हाइड्रोजन के कुछ यौगिक हैं उनको तीसरे वीडियो में कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।